हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीए इंटर ऑडिट की इस रिवीजन क्लास के अंदर, जहां आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट्स, चले जी शुरू करते हैं कथा को आज। ऑडिट रिपोर्ट्स देखो जी, हम अभी तक जानते हैं कि ऑडिटर का ओपिनियन ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। और दूसरा हो सकता है मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ भी तीन तरीके की हो सकती है। पहला, दाल में शायद कुछ काला है, मतलब क्वालिफाइड। पूरी की पूरी दाल काली है, मतलब नेगेटिव या एडवर्स ओपिनियन। या फिर दाल तो मुझे दिखाई ही नहीं गई, मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो तीन तरीके के मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकते हैं। देखो जी, अब सिचुएशंस की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की अगर हम कल्पना करें, तो पहली सिचुएशन एक कहती है कि मान लीजिए ऑडिटर को एविडेंस तो मिले। किस चीज के एविडेंस मिले? मिस स्टेटमेंट में, कि यानी कि एफआरएफ के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो एंटिटी की फाइनेंशियल एफआरएफ है उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है या फिर नॉन कंप्लायंसेस है। अब ये मिस स्टेटमेंट या नॉन कंप्लायंसेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। अगर ये मिस स्टेटमेंट या नॉन कंप्लायंसेस मटेरियल तो हैं परंतु परवेसिव नहीं है, मटेरियल हैं पर परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड करेगा। परंतु अगर ये मटेरियल भी हैं एंड परवेसिव भी हैं, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा यहां पर। ठीक है जी, तो ये एक सिचुएशन हुई। उसके अलावा अगर मान लीजिए, अब पहली सिचुएशन क्या है कि ऑडिटर को एविडेंस मिला मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, बट ये सिचुएशन कहती है कि ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं दिए, मैनेजमेंट एविडेंस शेयर करने के लिए ही तैयार नहीं था। तो इस सिचुएशन में मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैनेजमेंट ने जो एविडेंस नहीं दिए वो मटेरियल भी थे परंतु परवेसिव नहीं थे, तो यहां पर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आएगी। फॉर एग्जांपल 100 एविडेंस चाहिए थे, 3-4 नहीं दिए, बाकी दे दिए, तो इसका मतलब परवेसिव नहीं थे परंतु मटेरियल थे, तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। परंतु अगर वो परवेसिव भी थे, वो मटेरियल भी थे, तो फिर यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लेमर हो जाएगा। डिस्क्लेमर मतलब ऑडिटर कहता है कि आई एम अनेबल टू प्रोवाइड एनी ओपिनियन इन दिस केस। क्यों? क्योंकि मुझे एविडेंस दिए ही नहीं गए, परवेसिव इफेक्ट था उनका। अब ये परवेसिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 50 आइटम है। सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट बना रहा हूं। मिस स्टेटमेंट मान लीजिए 25 से ज्यादा में है, 25 से ज्यादा में है। या फिर सिमिलरली टोटल सेल्स मान लीजिए 5 करोड़ की है, आपको मिस स्टेटमेंट केवल एक ही आइटम में नजर आई मगर वो आइटम अकेले 4 करोड़ की है। इन्हें कहते हैं परवेसिव इफेक्ट। फिर एंटिटी जो है गोइंग कंसर्न के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है, मगर मैनेजमेंट कह रहा है कि हम तो गोइंग कंसर्न रहेंगे, बट ऑडिटर के ओपिनियन में गोइंग कंसर्न पे ही क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। तो फिर क्योंकि गोइंग कंसर्न के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी परवेसिव इफेक्ट है। तो ये हमने कहा परवेसिव कब कब होता है। तो एक बार देखिएगा, अगर मैंने कहा जी मटेरियल है, मटेरियल है पर प्लस परवेसिव भी है, प्लस मिस स्टेटमेंट पाई गई, यानी कि मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव है, नेगेटिव ओपिनियन होना चाहिए। मटेरियल है, नॉन परवेसिव है और मिस स्टेटमेंट है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन से बात बन जाएगी। परवेसिव है, ओपिनियन मिला ही नहीं, मटेरियल है, डिस्क्लेमर करके आऊंगा मैं अपना ओपिनियन। नॉन परवेसिव है, अनेबल टू ऑब्टेन द एविडेंस है, और मटेरियल है, तो इसका मतलब मैं क्वालिफाइड ओपिनियन से बात चला सकता हूं। बट अगर नॉन मटेरियल है तो फिर अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए, मतलब जिसमें कोई क्वालिफिकेशन ना हो, चलेगा। ठीक है। अब जब मैं मॉडिफिकेशन की बात करता हूं, तो मॉडिफिकेशन मैंने कहा जी एक होता है क्वालिफाइड, फिर एक होता है एडवर्स, फिर एक होता है डिस्क्लेमर। पहले हम क्वालिफाइड की बात करते हैं। क्वालिफाइड कब कब हुआ, ऊपर अपने सिचुएशन देख ली है। ऑडिटर क्वालिफाई कब करेगा? पहली सिचुएशन, जब उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस उसे मिल गए, उसके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है परंतु वो परवेसिव नहीं है। ऑडिटर को एविडेंस मिले, उसके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, तो यानी कि वो
क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। दूसरी सिचुएशन, उसे एविडेंस ही नहीं मिले, उसे एविडेंस ही नहीं मिले और ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भैया, और ये जो एविडेंस मुझे नहीं मिले हैं ये बेशक मटेरियल तो हैं बट ये परवेसिव नहीं है, मतलब 100 में से 3-4 एविडेंस नहीं मिले, ठीक है। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में देखा जाएगा ये चीज, ठीक है ना, वही डिसाइड करेगा क्या परवेसिव है क्या नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। तो ऑडिटर ने कंक्लूजन ऑब्टेन किया, क्योंकि मैनेजमेंट उसे इंफॉर्मेशन शेयर करने को तैयार नहीं था, ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त नहीं कर पाया था। ऑडिटर ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन वो प्राप्त नहीं कर पाया है वो मटेरियल है परंतु परवेसिव नहीं है, तो यहां पर भी वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा, ठीक है जी। हम सेकेंड रिपोर्ट पे आते हैं, उसकी एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब आया? पहली बात, जब परवेसिव इफेक्ट है, दूसरा मटेरियल है, तीसरा मिस स्टेटमेंट है। यानी कि ऑडिटर एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन जब उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले, किस बात के कि मिस स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ये परवेसिव भी है प्लस मटेरियल भी है, तो वो एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है। फिर आता है डिस्क्लेमर कब होगा? डिस्क्लेमर कब होगा? जब ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है, जो मटेरियल भी है प्लस परवेसिव भी है, यानी कि मटेरियल एंड परवेसिव भी है प्लस अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। यानी कि ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन है जो हमने बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं ऑडिट की रिपोर्ट में। फिर हम अब बात करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कितने तरीके की हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट एक होती है एसए 700 के मुताबिक, जो कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। फिर होती है एक एसए 705 के मुताबिक, जो कि मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। फिर 701 में कैम आता है और 706 में ईओएम और ओएमपी की बात होती है। अभी हम चारों की आज की क्लास में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। इट मीन्स अ रिपोर्ट जहां पर ऑडिटर अपना ओपिनियन, जो भी ओपिनियन देना चाहता है, जिसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, उसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले 700, ऐसे 700 मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन की मैं बात कर रहा हूं। कौन से ओपिनियन की बात कर रहा हूं? अनमॉडिफाइड ओपिनियन की मैं बात कर रहा हूं जी। सबसे पहली बात, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि जब ऑडिटर कंक्लूड करता है, क्या कंक्लूड कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई गई है। अच्छा, वाइल फॉर्मिंग सच ओपिनियन, ऑडिटर क्या चीजें कंसीडर करेगा? पहली बात, उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर लिए हैं। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट है, मतलब एंटिटी ने फुल डिस्क्लोजर जो भी रिक्वायर्ड है वो किया है, इंक्लूडिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है। थर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलोड हुई हैं एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो भी किए गए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी एकदम रीजनेबल हैं। फिर रिलायबिलिटी एंड द रेलेवेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एंटिटी के पास पड़े हैं वो सब रिलायबल हैं, वो सब रेलेवेंट हैं, वो सब रिलायबल है, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल शो किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारे फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ऑडिटर तब जाकर अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देता है, इन सारे फैक्टर्स की मौजूदगी के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है जी। अब फिर आता है कंटेंट ऑफ द अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कैसे होती है, ये मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं कि आप ये खुद पढ़ सकते हो। ये मैंने बुक से कराया था, आप खुद पढ़ सकते हो। इसमें कुछ मैंने कोड्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, तो इसे आप बुक से कर सकते हो कि क्या क्या आता है उसके अंदर। अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है आपको रटना नहीं है, बट एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर करना है कि हाँ जी क्या क्या अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन में क्या क्या आता है, ठीक है। बट फिर भी कल मैं कैरो कराऊंगा तो मैं एक बार गो थ्रू उसे करा दूंगा कि हाँ जी क्या क्या आता है। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, अब ये ध्यान रखना, ये मैंने कुछ 3 या 4 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। ये 3 या 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप एसए 700 के अंदर भी यूज कर सकते हैं और एसए 705 के अंदर भी यूज कर सकते हैं। दोनों के अंदर ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं दोनों के अंदर, चाहे एसए 700 आए या 705, दोनों की शुरुआत इन पॉइंट से कर सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट देखिएगा, कहता है जी ऑडिटर 700 आए या 705 दोनों में,
ऑडिटर का ओपिनियन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। अच्छा, फिर उसके बाद एसए 700, एसए 700 क्या कहता है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डील करता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन से। और एसए 705 दैट इज मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये डील करता है मॉडिफाइड ओपिनियन से। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, ये दोनों में लिख सकते हो, 700 में 705 में, ये सारे वो कॉमन पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट, सिचुएशन वेयर द ऑडिटर एक्सप्रेस द अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कब अनमॉडिफाइड ओपिनियन करेगा? व्हेन ही कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सिचुएशन वेयर द ऑडिटर एक्सप्रेस द मॉडिफाइड ओपिनियन, जब वो कंक्लूड करेगा, वेयर ही कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कारण वो क्वालिफाइड भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर he is unable to obtain the sufficient appropriate audit evidence, जिसके कारण क्वालिफाइड भी हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है, तब मॉडिफाइड करेगा। ठीक है जी, अब ये तीनों पॉइंट्स तो बिल्कुल रखना कॉमन, बिल्कुल तीनों पॉइंट्स कॉमन रखना। अब ये जो फोर्थ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ये केवल तब लिखना जब एसए 705 आए। कब लिखोगे? एसए 705, केवल उसमें, एसए 700 में नहीं, एसए 705 में। हाँ जी, कहता है जी टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, ये डिपेंड करेगा किस पे? ऑडिटर के जजमेंट पे और परवेसिवनेस पे, डिपेंड करेगा ऑडिटर के जजमेंट पे एंड परवेसिवनेस पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ये 705 के अंदर आपको लिख के आने हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, अभी तो जिनके बारे में लिखा हमने, जिनके बारे में पढ़ा, वो सारे के सारे यहां पर चिपका के आने हैं, तीनों के तीनों। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास ये एसए 700 खत्म हुआ और 705 खत्म हुआ। उसके बाद हम आते हैं एसए नंबर 706 के ऊपर। एसए 706 दो बातें करता है। एक करता है एम्फेसाइज ऑफ मैटर्स पैराग्राफ, और एक करता है अदर मैटर्स पैराग्राफ के ऊपर बात। हम सबसे पहले ईओएम पैरा की बात करते हैं। ईओएम पैरा कब आता है देखिएगा। मान लीजिए ऑडिटर जो है क्लाइंट्स के वहां गया, ऑडिट कर रहा था, तो उसे पता लगा कि कोई सिविल केस पेंडिंग है, क्लाइंट के अगेंस्ट कोई सिविल केस पेंडिंग है, जहां पर जीत भी संभव है और हार भी संभव है, दोनों के दोनों संभव है। अब ये एक तो कंटिजेंसी लायबिलिटी बनने वाली है, तो ऑडिटर ने सोचा कि भैया इसका तो डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो कंटिजेंसी है, तो इसका तो डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ देखा। जब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ देखा तो उसने क्या पाया? ना तो डिस्क्लोजर हुआ है, ना प्रोविजन मेंटेन किया गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैनेजमेंट कहता है कि भैया हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है। ये मैनेजमेंट है, ये ढक्कन है भाई। ना डिस्क्लोजर हुआ इतने बड़े इवेंट का, ना प्रोविजन मेंटेन हुआ, और मैनेजमेंट कहता है कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू मेंटेन करते हैं। तो ऐसे केस में ऑडिटर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए, डिपेंड करेगा परवेसिवनेस पे। अगर तुम्हारी नजर में ये परवेसिव है तो एडवर्स, नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अब आइए सिचुएशन नंबर 2 के ऊपर। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है कि मान लीजिए इसका डिस्क्लोजर भी हुआ है, प्रोविजन भी मेंटेन हुआ है, तो ऑडिटर के करने लायक है ही क्या? कुछ भी नहीं। क्या ऑडिटर यहां पर मॉडिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकता है? नहीं, वो तो तब देता है जब मैनेजमेंट ने गलती की हो। यहां तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, तो ऑडिटर ना एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, ना फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है। बट ऑडिटर चाहता है कि मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि कंपनी के मेंबर्स को इस बात का पता जरूर लगे कि ये एक मामला है, ये एक मामला है। अब क्या तू मॉडिफाई कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को? नहीं। क्या तू क्वालिफाइड कर सकता है? नहीं। बट फिर भी उसकी दिल से ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूं मेंबर्स को यह बात जरूर बताई जाए। तो लॉ कहता है आ जा, हाँ, तो बताना ही चाह रहा है तो बता दे, मगर ध्यान रख तेरी ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड होगी, क्योंकि मैनेजमेंट कोई गलती नहीं है, उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है। तेरा व्यू ये है कि फिर भी इसे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है, कर। एक अलग से पैराग्राफ बना जिसे हम कहेंगे ईओएम पैराग्राफ एज पर एसए 700
6। समझ गए बात? फिर उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए जब ईओएम पैराग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या मैनेजमेंट ने कोई गलती की है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैनेजमेंट ने गलती नहीं की, फिर भी ऑडिटर इसे डिस्क्लोज करना चाह रहा है। हाँ, डिस्क्लोज करना चाह रहा है। तो क्यों क्यों ऐसा क्यों डिस्क्लोज करना चाह रहा है? क्योंकि वो इस बात पे इंफेसाइज मतलब जोर देना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। 706 के अंदर पहला आता है ईओएम और सेकंड आता है ओएमपी पैराग्राफ। ओएमपी क्या कहता है? देखो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी 22-23 की। अब सीरीज ऑफ द इवेंट क्या क्या हुआ जरा देखिएगा। 22-23 के अंदर सीरीज ऑफ इवेंट क्या क्या हुआ। 10 जुलाई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। 15 जुलाई को ऑडिटर्स की रिपोर्ट बनी। 17 जुलाई को ये जो एनुअल रिपोर्ट बनती है वो बनी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस ऑडिटर रिपोर्ट सब कुछ इकट्ठा आ जाता है। बुकलेट बनती है, जैसे आप बुकलेट देखते हो ना वो। फिर 20 जुलाई को सभी मेंबर्स को नोटिस दिया गया प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उठा के भेज दी गई। 13 अगस्त को एजीएम थी। अच्छा, एक यूजर ने एक गड़बड़ पकड़ ली। वो क्या? एनुअल रिपोर्ट में ना शुरुआत में लिखा जाता है कंपनी के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में। उसमें एक जगह लिखा था कि हमारे डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन जो है वो है एमबीए। मेंबर उस डायरेक्टर को जानता था, उसके साथ पढ़ा था, वो डायरेक्टर बीए था, इन्होंने एमबीए लिख दिया था। अब मेंबर ने ये गलती पकड़ ली, तो फिर अब क्या होगा भाई साहब? अब सोचो ना, ऑडिटर की रिपोर्ट भी इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर लगी हुई है। अगर इस बात पे शक हो रहा है कि ये गड़बड़ लिखा है, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन में गड़बड़ है, हालांकि क्या इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है आपका? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बट फिर भी गलती अगर आपको शुरुआत के पेज में नजर आ रही है तो इसका मतलब एक शक तो होगा ना कि लगता है मुझे बाकी चीजें भी गलत होंगी, ये शक तो आएगा ना। तो फिर अब देखो ना, एनुअल रिपोर्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है इंट्रोडक्शन, शुरुआत में बेसिक कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर बोर्ड्स रिपोर्ट, फिर डिस्क्लोजर्स, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिस्क्लोजर में नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह। देखो जी, इनमें अगर गड़बड़ हुई तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी, वो तो ऑडिटर तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। परंतु अगर यहां पे गड़बड़ हुई तो शक तो इन पे भी जाएगा ना, शक तो इस पे भी जाएगा कि ले पहले पेज पे ही दिक्कत है तो पता नहीं आगे क्या किया होगा। तो फिर इसलिए अब होगा क्या? एनुअल रिपोर्ट के अंदर शुरुआत के पेजेस में कंपनी के बारे में, उसकी ग्रोथ प्रोफाइल के बारे में लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए ऑडिटर की नजर में ऐसी कोई गड़बड़ आ जाए जो कि इनकरेक्ट है, जो कि यूजर्स को गलत फहमी पहुंचा सकती है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? मान लीजिए अगर ऐसी कोई नजर में आ जाए, ऑडिटर की नजर में अगर ऐसी कोई गड़बड़ आ जाए, तो ऑडिटर सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस गड़बड़ को डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ कि हाँ जी, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। नालायक, एमबीए लिख रहा है, बीए है। अगर मैनेजमेंट एग्रीज हो जाता है इसे रिवाइज करने के लिए तो ठीक है, परंतु अगर मैनेजमेंट रिवाइज करने को तैयार नहीं होता तो ऑडिटर को फिर इस चीज को ओएमपी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर दिखाना पड़ेगा। सर क्वालिफिकेशन नहीं करेगा ये? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है ना। अच्छा, एडवर्स ओपिनियन? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है। ये इनिशियल पेजेस में जरा सी गड़बड़ है, इनिशियल पेजेस में जरा सी गड़बड़ है। तो फिर मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा तो ऑडिटर इसे ओएमपी पैराग्राफ के अंदर दे सकता है कि ऑडिट कि भैया यहां पर ये गड़बड़ है, मुझे लगता है। ठीक है, तो यहां पर आता है ओएमपी पैराग्राफ। चले अब हम ऐसे 706 के वर्डिंग्स पर आ जाते हैं। क्या वर्डिंग्स कहते हैं? सबसे पहले ईयूएम के बारे में कहता है। ईयूएम क्या पैराग्राफ है? दोबारा से रिकॉल करो। क्या ईयूएम कब आएगा? जब मॉडिफिकेशन है? नहीं, यानी कि जब प्रॉपर डिस्क्लोजर है? यस, सब कुछ प्रॉपर है, बट ऑडिटर फिर भी किसी पार्टिकुलर चीज पे जोर देना चाह रहा है तो ईयूएम पैराग्राफ आएगा। ईओएम पैराग्राफ इंक्लूड होगा ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि मैटर करता है, जो कि बताता है कि ये इज टू अ मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ईओएम पैराग्राफ आना मतलब वो मैटर जो है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट ऑडिटर के जजमेंट में क्योंकि ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर
इसको यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नजर में अलग से भी लाना जरूरी है, तो इसलिए ईओएम पैराग्राफ बनाया जा रहा है। अच्छा, व्हेन टू इंक्लूड ईओएम पैराग्राफ, ऑडिटर कब ईओएम पैराग्राफ इंक्लूड करेगा? चलिए, हाँ जी, ऑडिटर शैल इंक्लूड एन ईओएम पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइडेड। ऑडिटर ईओएम पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है कि मॉडिफाई कर रहा है अपना ओपिनियन, ध्यान रखना, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाइड हिज ओपिनियन। मान लीजिए आप किसी पॉइंट पर ईओएम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वहां पर मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए उस पॉइंट से रिलेटेड, क्योंकि ईओएम पैराग्राफ आता ही तब है जब प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है, सब कुछ प्रॉपर है, तब ईओएम पैराग्राफ आता है। तो यानी कि अगर आप ईओएम पैराग्राफ लिख रहे हो तो इसका मतलब वो चीज अनमॉडिफाइड है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। आगे फिर व्हेन एसए 701 अप्लाइज, दैट इज वो मैटर कैम भी ना हो। कैम का मतलब क्या है? कैम का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए मैं जैसे अपना एग्जाम्पल भी कई बार देता हूं कि भाई साहब मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, विकेट कीपर था, प्लस कैप्टन था, विकेट कीपर था, प्लस ओपनिंग बैट्समैन भी था। हुआ क्या कि मैं आपको एक मैच के बारे में भी अपने बैचेस में बताता रहता हूं, जब हमारी टीम को जीतने के लिए 4 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए थे, 9 विकेट डाउन थे और मैं रिटायर हर्ड होके पहले चला गया था, मगर फिर मैं लास्ट में वापस आया, तो विरोधी टीम के कप्तान का कहना था कि असली प्लेयर अब आया है। बस उसके बाद फिर इतिहास के पन्नों में वो लिख दी गई कहावत कि 4 बॉलों पे 4 छक्के। ये बात मैं हर बात पे बताता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी नजर में मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ी चीज उखाड़ी है एक, मतलब जिंदगी में वैसे तो कई बार कई चीजें उखाड़ी हैं, मगर उनमें से एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे भी उखाड़ी है। तो मैं हर बैच में तभी अपनी उखाड़ी हुई चीजों की चर्चाएं करता हूं कि ले मैंने अपनी जिंदगी में ये भी उखाड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कैम का मतलब है ऑडिटर बताता है कि मैंने इस बार के ऑडिट में क्या उखाड़ा है, मतलब क्या खास काम किया, जिसके मतलब वो तारीफों के पुल अपने खुद करना चाहता है कि वाह 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 वाह, मतलब क्या काम किया है मैंने, वाह 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 वाह, वो लोगों को बताना चाह रहा है मैंने ये किया है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कैम। ईओएम का मतलब कैम नहीं है, ईओएम का मतलब कैम नहीं है। ईओएम का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं आप इस तरफ ध्यान दें, ये ईओएम है। और कैम, तुम्हें पता है मैं रस्सी पे पैदल चला था, ये कैम है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? चले, तो ईओएम नहीं आएगा अगर एसए 705 अप्लाई हो रहा है, मतलब कहीं मॉडिफिकेशन है, तो ईओएम नहीं आएगा उस चीज से रिलेटेड। सिमिलरली अगर किसी चीज को कैम में कवर किया है तो फिर ईओएम में कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने बारे में बढ़ाइयां कर चुके होंगे। चले फिर अच्छा, यहां पर कुछ मैंने अगेन सवाल पूछे हैं आपसे। पहली बात, EOM in audit report means modification? No, not at all. EOM का मतलब modification नहीं है भाई, modification है ही नहीं EOM का मतलब। Next, EOM is a substitute for the CAM? नहीं रे, नहीं नहीं, CAM अलग चीज है, EOM अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द EOM पैराग्राफ। हाँ जी, पहली बात, EOM पैराग्राफ ध्यान रखना सब्सटीट्यूट नहीं है कैम का या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन का, हमने अब समझ लिया। नेक्स्ट, ईओएम पैराग्राफ कहां पर इंक्लूड किया जाता है? सेपरेट सेक्शन आता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जिसका हेडिंग ही ईओएम आता है। थर्ड, ईओएम पैराग्राफ कब आता है? उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जिसको ऑलरेडी प्रॉपर डिस्क्लोज कर दिया गया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इस पैराग्राफ के अंदर एक चीज जरूर लिखनी पड़ेगी कि ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित तो कर रहा हूं, मगर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, इस मैटर पे मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। इसका मतलब मैनेजमेंट ने सब कुछ प्रॉपर डिस्क्लोज किया है, मैनेजमेंट ने कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं की। ये रिक्वायरमेंट है ईओएम पैराग्राफ लिखने से पहले। फिर ईओएम पैराग्राफ कब कब आता है? पहला, ईओएम पैराग्राफ आता है जब मान लीजिए कोई कंटिंजेंसी अराइज हो रही है, जैसे हमने लीगल केस वगैरह की बात की। फिर कोई बहुत बड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हो गया है, बहुत बड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हो गया, एक फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई है एंटिटी की। फिर occurrence of the major catastrophe that may have a significant impact on the financial statement of entity। कोविड-19 आ गया, जैसे आज मैं ये रिवीजन क्लिप बना रहा हूं, मान लीजिए इजराइल और ईरान का युद्ध हो गया, CIA की रिपोर्ट आई है कि अगले 48 घंटे में होने वाला, पता नहीं होता है कि नहीं, बट फिलहाल मान लीजिए उनका युद्ध हो गया, जिसकी वजह से आपकी कंपनी जो है पेट्रोलियम पदार्थों में डील करती थी, कॉस्ट बढ़ जाएगी बहुत भयंकर।
चलिए जी, फिर अब आता है ड्राफ्टिंग ऑफ ईओएम। हालांकि इसके चांसेस तो मुझे कम लगते हैं, बट फिर भी अगर हो सके तो भैया थोड़ा याद कर जाना कि ईओएम पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग अगर वो मजे मजे में पूछ गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो लिखा है, तो फिर मगर इसके ऊपर सेपरेटली कोई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं दिया, बट लिखा तो है कि ईओएम की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। तो देखिएगा, वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट नंबर, जो भी है लिखने की जरूरत नहीं है, बट नोट नंबर डैश टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम यूजर्स की अटेंशन यहां पे लाना चाहते हैं, which describe the uncertainty relating to the outcome of the lawful suit filed against the company by A Limited। A Limited ने कंपनी के खिलाफ लॉफुल सूट फाइल किया है, जो जिसके कारण अनसर्टेनिटी अराइज हुई है। हमारा ओपिनियन यहां पर क्वालिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट ने फुल डिस्क्लोजर किया हुआ है। ठीक है जी, अगली बात, ईओएम किसी भी हालत में सब्सटीट्यूट नहीं है। किस चीज का? मॉडिफाइड ओपिनियन का। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। फिर ईओएम किसी भी हालत में सब्सटीट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का। नेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है ईओएम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ईओएम पैराग्राफ अगर ऑडिटर दे रहा है तो क्या मतलब है? मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर अब करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे थोड़े ना है, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कर रहा है तभी तो ईओएम पैराग्राफ दे पा रहा है ऑडिटर। तो इसका मतलब है ईओएम इज नॉट द सब्सटीट्यूट फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन, ईओएम इज नॉट द सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द एसए 570। ईओएम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एसए 570। भाई साहब ध्यान रखना, अगर आपकी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एसए 570 कहता है आपको सेपरेटली उसके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एसए 570 ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको उसके बारे में, क्योंकि गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट ने प्रॉपर मेंशन किया एसए 570 के ऊपर, बिल्कुल प्रॉपर मेरा मेंशन किया है मैनेजमेंट ने। फिर ऑडिटर उसके ऊपर फिर दोबारा ईओएम भी देना चाहता है तो दे सकता है, यस। एसए 570 के अनुसार डिस्क्लोजर होने का मतलब ये नहीं है कि अब ईओएम नहीं आएगा, या फिर ईओएम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसए 570 के अनुसार अब रिपोर्टिंग नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा ईओएम था। उसके बाद हम आते हैं ओएमपी पैराग्राफ। ओएमपी पैराग्राफ कब आता है? आइए जी, ओएमपी की बातें करते हैं आप। ओएमपी पैराग्राफ मतलब अदर मैटर्स पैराग्राफ। ये कब आता है? तो देखिएगा जी, ओएमपी कब आता है? ऐसे कहता है जी, ओएमपी इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट which refer to the matters other than those disclosed in the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा बाकी मैटर्स के ऊपर ये पैराग्राफ आता है। डेट ऑडिटर के ओपिनियन में, सॉरी ऑडिटर के जजमेंट में, प्रोफेशनल जजमेंट काम करता है ना यहाँ पर, इसलिए ऑडिटर के जजमेंट में रेलेवेंट हैं यूजर्स को, क्योंकि यूजर्स इसके द्वारा ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगाते हैं, और ऑडिटर की रिपोर्ट की जेन्युइननेस पता लगाते हैं। हाँ जी, अगर मान लीजिए दूसरे पेज पे ही गड़बड़ लग गई, फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल की एक लाइन चिपका दी, एंटिटी इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट, जबकि इस साल नेगेटिव ग्रोथ थी, बट वो पिछले साल की रिपोर्ट एज इट इज करके कॉपी पेस्ट चिपका दी थी। अगर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसी ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट मिल जाए जिसके पीछे ऑडिट रिपोर्ट भी है, तो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर के ऊपर शक होगा कि नहीं? यस। इसलिए ये उन पैराग्राफ, उन मैटर्स की बात कर रहा है जो कि ऑडिटर के जजमेंट में रेलेवेंट है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, कि ऑडिटर ने कितने ध्यान से ऑडिट किया है, ऑडिटर ने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और ऑडिटर की रिपोर्ट पे कितना विश्वास किया जाना चाहिए। यूजर्स इससे अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ ओएमपी पैराग्राफ। ओएमपी का मतलब क्या है? अगर कैम आया तो ओएमपी नहीं होगा? नहीं जी, ये तो कोई अलग अलग बातें हैं। कैम का मतलब है कॉलर चौड़े करके बताना कि मैंने ये काम किया है, और ओएमपी का मतलब अदर मैटर्स जो ऑडिटर के ओपिनियन में होने चाहिए थे। तो दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। मैं बैंक ऑडिट करने गया,
मैंने बताया कि मैंने एनपीए पे मजे लगा दिए हैं, ओएमपी में आ रहा है ये एक, और डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन में गड़बड़ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो सब्सटीट्यूट नहीं है। ओएमपी शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेपरेट सेक्शन के अंदर नाम दिया जाता है जैसे ओएमपी। नेक्स्ट, ओएमपी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर कैम, यानी कि कैम के बाद ओएमपी आता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। चले, फिर उसके बाद चाहे ईओएम हो या ओएमपी हो, अगर मान लीजिए ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर ईओएम या ओएमपी पैराग्राफ डालना चाहता है, तो ऑडिटर सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को रिगार्डिंग दिस एक्सपेक्टेशन एंड वर्डिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ। तो टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन जरूर करेगा ऑडिटर कि भाई मैं ये वर्डिंग्स डालना चाहता हूं। हालांकि ये लाइन बड़ी रेलेवेंट थी जब राइट रॉन्ग आते थे, बट राइट रॉन्ग नहीं आ रहे तो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, बट एमसीक्यू पर्पज से पूछ सकता है, फिर भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मेरा अगला एस्से आता है जिसका नाम है एस्से नंबर 701, मतलब कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स in the auditor independent auditors report, communicating the key audit matters in the independent auditors report। हाँ जी, कैम की ऑडिट मैटर, मतलब हमने ऐसा क्या उखाड़ा जो बताने जरूरी है। ये देखो जॉर्डन का एग्जांपल, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात, कैम कब दिया जाता है। ऐसे 706 के अनुसार, सॉरी 701 के अनुसार कैम कब दिया जाता है, जब लिस्टेड कंपनीज की डिस्कशन हो, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बन रही हो, तब कैम आता है। यानी कि अदर देन लिस्टेड कंपनी में कैम आता है नहीं, वहां कैम नहीं आता। तो फिर अगर वहां पे अपनी कोई बात बताना चाहते हो तो फिर आप उसे ईओएम या ओएमपी पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हो, ध्यान रखना। उसे अगर बात बताना ही चाह रहे हो, क्योंकि कैम तो केवल लिस्टेड में है, अदर देन लिस्टेड में ईओएम और ओएमपी पैराग्राफ ही फिर आपका सहारा है और कोई सहारा नहीं है। मीनिंग ऑफ कैम, ये इसमें कौन से मैटर आते हैं। इट मींस द मैटर डेट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट थे, बहुत सिग्निफिकेंट थे, मतलब उसने अपना तेल निकलवा दिया ऑडिटर ने इन मैटर्स के लिए। एप्लीकेशन, ये कहां अप्लाई होता है, केवल लिस्टेड एंटिटीज में अप्लाई होता है, केवल लिस्टेड एंटिटीज में अप्लाई होता है। अगली बात, अगर मान लीजिए ऑडिटर कहीं पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, डिस्क्लेमर का मतलब क्या है कि ही इज अनेबल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड दे आर परवेसिव, मतलब उसे मेजर इंफॉर्मेशन नहीं मिली और फिर वो कॉलर ऊपर करके कहे कि मैंने तो इतना काम किया है, क्या बेवकूफी है। अगर तू डिस्क्लेमर कर रहा है तो फिर कैम मत करियो। डिस्क्लेमर का मतलब है तुझे इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है, और कैम का मतलब है तू कह रहा है मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैंने बहुत काम किया, क्या पागलपंती है। तो इसलिए डिस्क्लेमर आ रहा है तो कैम नहीं आएगा। आगे, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग द कैम। हाँ जी, पहली बात, जब आप कैम बताते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक ऑडिट किया तो मैंने एनपीए के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, तो ये होता क्या है, जब आप कम्युनिकेट करते हो कैम को तो फिर इससे यूजर्स की नॉलेज बढ़ती है और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है ऑडिट में कि आपने सही में ये काम किया होगा, आप ये बता रहे हो कि आपने इतना काम किया है। दूसरी बात, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है जब आप उस चीज के ऊपर पूरा कमेंट मेंशन करते हो कि हाँ जी हमने एनपीए पे ये अकाउंट उठाए, इतनी गड़बड़ एनपीए मिले, हमने उन सब पे काम किया, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी भी बढ़ती है। यस, तो ये पर्पस है कैम के। उसके बाद आगे बढ़िएगा, इट असेस द इंटेंडेड यूजर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज और उसके सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसके एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज पे भी वो जजमेंट ले सकता है यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बढ़िया ढंग से समझ सकता है। नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए कैम लिख रहे हो, कैम इज द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट, ध्यान रखना, a substitute for disclosure in the financial statement that are required by the applicable FRF। क्या मतलब, अगर मान लीजिए मैंने एनपीए पे काम किया एज अ ऑडिटर, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट मुझे ये कहेगा कि चल यार तूने एनपीए पे काम किया, लिख तो दिया, अब हमें एनपीए के बारे में लिखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है, बिल्कुल भी नहीं।
कैम सब्सटीट्यूट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का, यानी कि डिस्क्लोजर तो होगा ही होगा, कैम एडिशनल है। सिमिलरली CAM is not a substitute for the auditor expressing a modified opinion when required as per SA 705। अगर ऑडिटर मॉडिफिकेशन कर रहा है ऐसे 705 के अनुसार, मान लीजिए क्वालिफिकेशन दे रहा है, क्वालिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, तो फिर भी कैम आ सकता है। यस, कैम अलग चीज है, मॉडिफिकेशन अलग चीज है, वो उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। थर्ड, अ सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग एज पर 570, ऐसे 570 का भी सब्सटीट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसे 570 आया है, ठीक है, आपने 570 कमेंट दिया हो गया है, ठीक है, परंतु आपने 570 के ऊपर बहुत सारा काम किया गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो वो अलग से डिस्क्लोज कर सकते हो। 570 का कमेंट अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द कैम इन द ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, कैसे आएगा कैम? कैम को आप सेपरेट एक हेडिंग दोगे कि ऑडिट मैटर्स, और इस हेडिंग के अंदर कैम पूरे का पूरा लिखोगे। इसकी रिपोर्टिंग क्या है, इसकी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा, एक बार देख सकते हो। Key audit matters are those matters which in the auditor's professional judgment were of the most significance। ऑडिटर कहता है मेरी नजर में तो सबसे इंपॉर्टेंट ही यही थे और यहीं पर मैंने काम किया है इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, एंड दोज मैटर वर एड्रेस्ड, मैंने स्पेसिफिकली उनको एड्रेस किया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इन्फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन देयर ऑन, और उसके बेसिस पर मैंने अपना ओपिनियन दिया है। इन चीजों को तो मैंने मेरी नजर में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे और इनके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और ध्यान देने के बाद फिर ही मैंने अपना ऑडिट ओपिनियन इनके बारे में दिया है। ठीक है जी। फिर कहता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल डिटरमाइनिंग द कैम। हाँ जी, अब ऑडिटर कोई पपलू टपलू चीजों पे कैम मत दे दियो। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑडिटर की, जो जब तू कैम दे तो फिर कौन कौन सी चीजें कंसीडर करे, कैम किन किन चीजों पे होना चाहिए। वो चीजें जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, या फिर जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है एज पर ऐसे 315, जैसे बैंक ऑडिट में एनपीए। ठीक है, नेक्स्ट, significant auditor's judgment relating to areas in the financial statement that involve significant management judgment including estimates। यहां पर बेड डेट्स के ऊपर, बेड डेट्स के ऊपर भी ध्यान रखना, आप कैम दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होना चाहिए मैनेजमेंट ने शो किया है, तो फिर आप बताओगे कि हमने डेटर से डिस्कशन की, उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाए और हमने ये रिपोर्ट मंगवाई कि वो पैसा दे देंगे। मतलब सब कुछ आप कैम के अंदर शो करोगे। तो यानी कि जब आप किसी चीज को कैम के रूप में रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना वो ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर मैटर्स हैविंग सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर ऐसे 315 का मैटर है, या फिर दूसरी बात जो कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डेट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, यानी कि एक ऐसा मैटर है जहां पर मैनेजमेंट का एस्टिमेट इन्वॉल्व था, एनपीए हो गया बैंकों में, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गए। तो ये वो फैक्टर हैं जिनको कंसीडर करके किसी चीज को कैम में लेना है या नहीं, ये डिसाइड करना। Similarly, third point, effect on the audit of the significant event that occurred during the period। अगर मान लीजिए ऑडिट करते हुए आपको पता लगा कि कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी में हुआ है, तो फिर उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, आप उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना कि हाँ जी हमने फिर इस कंसीडर्ड एरिया को कंसीडर किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वॉर हुआ ईरान और इजराइल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे ऑडिटर की हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हुई है, परंतु हमने इन कारणों पे बहुत ज्यादा जोर दिया है और रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर किया, और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके लिए लिए गए मिटिगेट्स के ऊपर भी हमने स्पेशल ध्यान दिया है। तो यहां पर भी कैम का मैटर बनता है। तो एक बार दोबारा बोलता हूं, कैम, कोई चीज कैम होनी चाहिए या नहीं, कैसे कंसीडर्ड होगा। पहला, अगर वो हाई रोम वाली मैटर है, या फिर मैटर हैविंग सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क है एज पर ऐसे 315, या फिर
सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट जिसमें इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट इन्वॉल्व है, क्यों? क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व थे मैनेजमेंट के, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व थे या एस्टिमेट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, कोई बहुत बड़ी घटना जो अकर्ड हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसके अंदर भी आप कैम दे सकते हो। तो ये वो चीजें हैं जहां पर कैम दिया जा सकता है, ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे कैरो, बट कैरो मैं अगली क्लास में लूंगा इसको। ऑडिट की, ये जो ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट क्लास होगी वहां पर, कल ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो जाएगा पूरे का पूरा, इंक्लूडिंग यहाँ पर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खत्म हो जाएगा। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रुक जाओ, मैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो मैं अभी भी ले सकता हूँ, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं अभी ले लेता हूँ, और उसके बाद जॉइंट ऑडिटर और साथ में कैरो, ये दोनों कल करके हम खत्म कर देंगे कल ऑडिट रिपोर्ट को, ठीक है। क्या एक काम करते हैं भाई, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को भी मैं कल ही इस ऐसे को कंसीडर करूंगा, क्योंकि इस टाइम जब मैं क्लिपिंग बना रहा हूँ इस टाइम रात के 12:30 हो चुके हैं। तो अब मैं कल दोपहर तक या शाम तक इस क्लिपिंग को पूरा कर दूंगा, पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट एक ही साथ खत्म कर देंगे हम कल ही, ठीक है जी। तो अभी इस क्लिपिंग को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है रात का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।